बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन और मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, किसी भी मुल्क की सियासत में अपोजिशन का एक बड़ा ही अहम रोल होता है और ये अपोजिशन चलती है लीडर ऑफ द अपोजिशन के मातहत। लीडर ऑफ द अपोजिशन अवामी ख्वाहिशात का और अवामी मफादात का और कौमी मफादात का एक लिहाज से तर्जुमान होता है और गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ी गहरी नज़र और चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को भी मेंटेन करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के अंदर पिछले तकरीबन 5 महीने से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे उनकी सीट खाली थी और जैसा आप सब जानते हैं कि पीटीआई के उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उनकी नाअहली के बाद ये सीट खाली हो गई और बिल आखिर आज स्पीकर अयाज सादिक साहब ने महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह हैं और उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन आमिर डोगर साहब को जो चीफ़ वेप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके हवाले किया और अब पाकिस्तान में लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे और हुकूमत की तमाम लेजिस्लेशंस पे और कार्रवाइयों के ऊपर एक चेक होगा जो एक पॉजिटिव चेक अपोजिशन की तरफ से होना चाहिए अवामी मफाद के अंदर। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमें सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। उनको खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने एक बयान भी दिया है और ये कहा है कि ये खुशाइंद है लीडर ऑफ द अपोजिशन का आना हुकूमत की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ज़ोर दिया तो ये अमल में आई। तो इनसे पूछते हैं कि क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट इस हक़ में नहीं थी? दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन के रेफरेंस से, इसमें जो हमारी इत्तलात हैं एक तो ये खुशाइंद है और आप ये देखें कि 3-4 स्टेप्स इससे पहले भी हुए हैं जो कि बड़ा ठंडी हवा का झोंका महसूस हुए हैं। मैं तो 2.5 साल से रिकन्सिलिएशन और मफाहमत की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो ये चीज़ें बहुत महसूस होती हैं। पहला लाहौर का विजिट हुआ सीएम के पीके का, फिर कराची का विजिट हुआ जो कि मजीद बेहतर हुआ। इसके बाद ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो अपॉइंटमेंट हुई है इस पे काफ़ी रेजिस्टेंस आ रही थी हुकूमत की तरफ से हमारी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस और उनकी फर्म इसके ऊपर फर्म डिमांड के ऊपर जो है ये हो गया, विच इज़ मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल सर्विस हुई है कि आपने स्ट्रेसेस को कम किया है इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि इस वक्त जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पीटीआई से नहीं है, वो एक और पार्टी से हैं। वो ऐसी पार्टी से हैं जिसका BMLN के साथ भी माजी में बहुत बड़ा कोलिशन रही है और उन्होंने इकट्ठे काम किया है। और महमूद खान साहब भी एक लंबे अरसे से जो है पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून के साथ भी वो एक लंबा उनका एक सियासी सफर है जो उनका था। उनको पीटीआई के जो चेयरमैन हैं या बानी हैं उन्होंने उनको नॉमिनेट किया और फिर नून ने और बाकी पार्टियों ने उनको एक्नॉलेज किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो है जो बज़ाहिर जो नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं वो और होती हैं, लेकिन पीछे कुछ हक़ाइक़ ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को ड्राइव भी कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी का वो आउटकम है जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक सियासी मफाहमत की इब्तदा ज़रूर हो गई है, लेकिन ये इब्तदा काफ़ी नहीं है। अब मज़ीद स्टेप्स जो हैं उनको भी उठाना चाहिए और ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो बहरहाल हुकूमत को ही उठाने पड़ेंगे और वो जितने वो उठाएंगे मुल्क का फ़ायदा होगा। जी, आपने ये भी फरमाया कि डील नहीं डायलॉग मसले का हल है, लेकिन पाकिस्तान में तो जो डील है वही डायलॉग की बेसिस बनती है। तो ये मसला आपको लगता है कि डायलॉग से ही हल हो जाएगा? हम लोग इतना इवॉल्व कर गए हैं पाकिस्तान की सियासत, या पसे पर्दा फिर कोई डील ही होगी तो डायलॉग मुमकिन होगा? देखिए, मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि डील जो है, देखिए माजी में तो हमने डील्स ही देखी हैं जी। 77 में एक डायलॉग हुआ था, उसके बाद तो डीलें ही होती रही हैं हमेशा। और डीलों के नतीजे में ये होता है कि जो
जो ग्रीव्ड पार्टी होती है या जो अपोजिशन पार्टी होती है उसको स्पेस दी जाती है, वो उसमें से तंग गली से निकल जाती है और बाद में फिर वक्त की जब उसका जरूरत पड़ती है तो वो एक डील के जरिए आ जाती है। जी और हमने यही चीज 2008 में भी देखी कि जब 2007 में कि जब मुशर्रफ साहब को अमेरिकन प्रेशर के अंडर जो है एनआरओ करना पड़ा, और उस वक्त जो पार्टियां दोनों अब तक इक़्तिदार में चल रही हैं वो उसी एनआरओ के नतीजे में ही इन पावर आई थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है एक मुख्तलिफ पहलू है, वो ये है कि जो अवानी पीटीआई हैं वो किसी सूरत में भी कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो डील के किसी तासुर को भी कायम नहीं होने देते। मतलब वो किसी घर तक में भी शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है कि ये ना हो कि उसके नतीजे में उन पे डील का वो लग जाए जी कंडीशन। इस सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि अगर ग्राउंड रियलिटीज ये कहती हैं कि इस वक्त जो भी सेटलमेंट होगी वो डील से नहीं होगी, वो इंसाफ से होगी। आपको हकीकत और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ते हुए रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट होगा तो फिर इंसाफ पे होगा, तो फिर उसको डिफेंड करना दोनों एंड्स के लिए पॉसिबल होगा। अब जैसे ये एक आप केस स्टडी देख लें इसकी ऑपोजिशन लीडर की, कि पीटीआई ने अपने बजाय अपनी एक हलीफ या अपने अपने अलायंस में शामिल एक पार्टी के दो पार्टियों के दो अफराद को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब ये एक मतलब अनडिफाइंड और अनअनाउंस्ड जो है वो है एडजस्टमेंट है, जी बट इट ट्रांसपेरेंट एडजस्टमेंट। उसके साथ ही अब हुकूमत ने ये किया कि उसके रास्ते में रुकावट बनने के लिए बहुत से लोग, शायद स्पीकर साहब भी बहुत उस पर मुतमईन नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर जो उनकी लीडरशिप थी उसने अपना मतलब जोर लगाया और जोर लगा के इस काम को करा दिया। हो सकता है और लोगों को भी उस पर एतराज हो, लेकिन उन तमाम एतराजात को ब्रश साइड करते हुए ये काम हो गया। अब जो है इससे मतलब ये है कि एक रास्ता खुल गया। रास्ता जो है कि आप कल को मतलब पीएमएलएन से भी कोई ऐसा फर्द आगे लाया जा सकता है जो कि आगे आके किसी मतलब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे ऐसा फर्द लाया जा सकता है जिसको दोनों पार्टियां कबूल कर लें और किसी को एतराज ना हो, या जो मौजूदा अफराद है उन्हीं के बारे में ये राय पैदा हो सकती है कि जी वो काबिल कबूल हो जाएं दोनों के लिए। कुछ ऐसे दुरानी साहब अगर मुझे इजाज़त दें, ये समझा दें कि मौजूदा हुकूमत ज़ाहिर है इसको लीड कर रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और अगर अभी तक उनके ऊपर कंसेंसस नहीं और एतराज़ है और बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनको, तो आप जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो वही एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, या इन्हीं की पार्टी में से कोई और बंदा आएगा जो लीडरशिप रोल में होगा, तो फिर ज़ाहिर है उस केस के अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और कोई और आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर रहना या ना रहना व्हाट मैटर्स। आपने अभी देख लें पिछले कुछ 4-6 हुकूमतें तो जितनी भी गुजरी हैं, हर एक के अंदर 2-2.5 साल के बाद इंटरनल रिप्लेसमेंट हुई। जी और जो पहले मुजम अली साहब थे उनकी जगह शौकत साहब आ गए, फिर अपना गिलानी साहब थे उनकी जगह राजा साहब आ गए। मतलब पार्टियों ने खुद एडजस्टमेंट्स किए हैं, और अगर इसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट आप मुल्क के अंदर मफाहमत के लिए कर लेते हैं तो उसमें कौन सा तूफान आ जाएगा। जी और एक एडजस्टमेंट के नतीजे में, एक तब्दीली के नतीजे में अगर कोई माहौल के अंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट आ जाए, उसका उसका फायदा हुकूमत को भी होगा। क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेसेस हमने डेवलप कर ली है, ऐसे जैसे कि जंग का समा पैदा हो गया होगा। मतलब पहले तो मैंने देखा था जब एक दफा वो सीएम केपीके ने यहाँ आने का फैसला किया तो पूरी मोटरवे के ऊपर ट्रेंचेस खुदी हुई थी। मतलब ये है कि भाई बातचीत के जरिए कौन सा मसला है जो हल नहीं हो सकता। जी आप जो है इतनी मतलब जंगी कैफियत अख्तियार कर लेते हैं, दोनों तरफ को नहीं करनी चाहिए, उनको भी नहीं करनी चाहिए, इनको भी नहीं करनी चाहिए बातचीत के जरिए। तो इसलिए मैं इन तमाम ऑप्शंस को समझता हूँ कि इन्हें खुला रख के बात करनी चाहिए। जी देखें, अब एक तो ये है कि जी पहली डिमांड तो उनकी तो ये होगी कि जी आप तो लेजिटिमेट ही नहीं है, आप फॉर्म 47 वाले हैं। एग्जैक्टली चलो ये बिल्कुल भी वो कहेंगे, कोई बात नहीं। सुनने भुट्टो साहब जब बैठे थे तो उन्होंने कहा था जी हम, अपोजिशन ने कहा था जी हम तो आपको मानते ही नहीं है।
वहां से बात शुरू हुई और होते 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 कुछ सीटों की एडजस्टमेंट, कुछ चीजों के ऊपर आके वो डायलॉग हो गए। तो बैन ही आज भी अगर लेकिन दुरानी साहब, कथा कलामी की माजरत, आपको नहीं लगता कि पीटीआई का जो स्टांस होता है वो बड़ा ही रिजिड होता है इस मामले में कि वो नैरेटिव चेंज करने में बिलीव नहीं करते? जो बात एक दफ़ा कह देते हैं, अब जाहिर है ये तो बहुत बड़ा यू टर्न होगा ऑन देयर ओन नैरेटिव कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो इससे आगे कोई बात नहीं करते। अब आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इफ़ यू स्टार्ट द प्रोसेस तो इवेंचुअली यू विल गेट देयर। लेकिन पीटीआई के केस में हमने ये देखा है कि वो उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप क्या समझते हैं, हो जाएगा इस दफ़ा? देखिए, मेरा तो एक असूल है, नेवर गिव इन। और पॉलिटिक्स जो है वो शिकस्त तस्लीम करने का नाम नहीं होता। जी मैं मफाहम के लिए 2.5 साल से मुसलसल, आपको पता है मैं शहबाज साहब से मिलने के लिए कोट लखपत जेल गया था। उस जी वक्त कंडीशन बहुत ज्यादा खंजर बकफ थी और जी इस्तीफे देने की सोच रही थी। वहां जाके मैंने एक ट्रैक टू, उसको मैंने ट्रैक टू का नाम दिया था। ट्रैक टू की डिप्लोमेसी के ऊपर मैंने ही कुछ सजेशंस दी थी, जिन सजेशंस के नतीजे में ये हुआ कि एक माहौल बना और उस माहौल के नतीजे में सिस्टम चलता रहा। बाद में खैर इंटरनली हाउस इन हाउस ही तब्दीली आ गई, हाउस तो चलता रहा ना। तो आज भी अगर हाउस को चलने के लिए थोड़ी सी इंटरनल एडजस्टमेंट्स की जाएं, उसके लिए मेरे पास बहुत से वो हैं, जिसे कहते हैं कि सीबीएम्स की वो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। जी लेकिन मैं उन मीडिया के जरिए ऑपरेट नहीं करना चाहता। उन सीबीएम्स का तरीका ये होता है कि ये सारा काम ट्रैक टू के ऊपर होता है, अनाउंस तरीके पे नहीं होता। जी और ट्रैक टू के ऊपर आप वो चीजें अचीव कर लेते हैं जो आप अदरवाइज सोच नहीं सकते। अगर ऐसा कोई डायलॉग आप सोच रहे हैं कि जी अंदर जाएंगे, मिलेंगे और बाहर आके मीडिया को ब्रीफिंग देंगे कि जी आज ये हुआ और आज ये नहीं हुआ और आज इस बात पे लड़ाई हुई, तो फिर कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। दुरानी साहब, माजरत के साथ ये फरमा दीजिए, क्योंकि ये अब एक डिस्कशन का रूप इख्तियार कर गई है, हमारी बात सवाल और जवाब से निकल गई है, मुझे इजाज़त दें। ये सियासी तदब्बर की बात है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन की और एक हायर सेंसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या वो एग्जिस्ट कर रही है दोनों तरफ? क्योंकि हुकूमत में कुछ एरोगेंस नज़र आती है उनके फ़ैसलों के अंदर, उनके बयानात में भी, मिनिस्टर्स के बयानात में भी, और जो पीटीआई है वो इनफ्लेक्सिबल है ऑन देयर मैनी स्टांसेस। तो ये तदब्बर पैदा किया जा सकता है। आप जो बात कर रहे हैं वो ऑन पेपर बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये सियासी तदब्बर की बात है जो आप कह रहे हैं, वो दोनों तरफ मौजूद है। आप जैसे यंग लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो हमें बड़ा हौसला पैदा होता है। आप सुने, जी तदब्बर नहीं है, ठीक है ना जी, जी तदब्बर की कमी है, लेकिन वो तदब्बर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मौजूद भी है। इसलिए जब ये सारी डायलॉग की बात हुई थी, जी आपको पता है मैं पहला फर्द था जिसने कहा था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आगे आके इसको लीड करें। जी कहा था कि आप लोगों को तलब ना करें और जिसे कहते हैं प्रॉक्सीज के जरिए बात ना करें, जेल वालों से डायरेक्ट बात करें। तो मैं आज भी समझता हूं कि कितनी भी तदब्बर की कमी क्यों ना हो, लेकिन ये दो अफराद जो हैं, नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इनका ट्रैक ये बताता है कि ये पॉलिटिक्स को समझते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा, जी और इनके जो फैसले होते हैं वो इनके मुस्तकबिल को बचाने वाले होते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर टकराव की कैफियत में हुकूमत बैठी रहेगी ना, तो अगले इलेक्शन से हुकूमत को रात को भी खौफ आएगा अगर ये इस वक्त कोई मफाहमत का रास्ता नहीं निकालेंगे। ये लोग समझते हैं इस चीज को, ये देख। दूसरी तरफ है पीटीआई। जी अब पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इक्वली जो है, जो इस वक्त सरफेस पे नजर आ रही है, वो लीडरशिप जो है वो इवॉल्व नहीं है। वो एक्सीडेंटल लीडर्स है सारे के सारे जी ना। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो चलते रहे हैं। इसी तरह फैमिली के लोग भी जो हैं उनका भी कोई नहीं है। लेकिन जो असल पीटीआई की इस वक्त की एग्जिस्टेंस है वो दो जगह पे है, एक इमरान खान के अंदर है और दूसरा अवाम के अंदर है। अब इस बुनियाद को समझ के जब आप पीटीआई को प्लान करेंगे तो उसको भी किसी
किसी न किसी एक पॉजिटिव पॉइंट पे लाया जा सकता है। इसीलिए मैंने ये ऑफर भी की थी कि जी खान साहब से अगर मैं मिलूं जाके, तो मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं पुराने ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर भी, उनको समझने की बुनियाद के ऊपर भी, और उनकी जो इस वक्त की जो जरूरत है उसकी बुनियाद। देखो, कोई ऐसी डायलॉग नहीं हो सकता कि जी मेरा सब कुछ हो जाए और आपका कुछ ना हो, डायलॉग हो जाए। डायलॉग में कुछ लो कुछ दो करना जी पड़ता है। तो इसलिए खान साहब के रेफरेंस से भी अब उनकी पार्टी का ये इश्यू है कि उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ना जी। तो हमारा ऐसा तो बाबा चला जाएगा या उनका दोस्त चला जाएगा, तो हम जाके उनसे हर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये नहीं है कि उनसे कुछ मनवाना है, जी नहीं, बल्कि उनकी जो सोच है, आपको पता है ये फर्स्ट टाइम ये बात मैंने कही थी, जिसके बाद उन्होंने भी इसको कि इमरान खान डील नहीं करेगा लेकिन डायलॉग करता रहेगा। तो आज वो डायलॉग करने पे तैयार है। जी फिर उन्होंने कहा जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करूंगा, मैं हुकूमत से नहीं करूंगा। अभी तक उनकी पार्टी करी। मैं उन्होंने कहा भाई यार देखो, डायलॉग करना है तो हुकूमत से ही करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं। दुरानी साहब अगर इजाज़त दें, ख़ान साहब को ज़ाहिर है मुकदमात थे उनके ऊपर, अदालत ने फ़ैसला दे दिया, अब अदालत की तरफ से दी हुई सज़ा जो है वो काट रहे हैं। हुकूमत अगर डायलॉग करती भी है तो ये, अगर मैं आपसे इंसाइट लेना चाहूँ कि ये ख़ान साहब की रिहाई ज़ाहिर है एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे करेक्ट कर दें कि पीटीआई ये चाहती है, क्योंकि माजी में आप कह चुके हैं कि पीटीआई ये नहीं चाहती कि खान साहब आएँ, या माइनस खान साहब का भी आपने जिक्र किया हुआ है। तो अब वो इक्वेशन चेंज हो रही है या सिनेरियो इज स्टिल द सेम? यू स्टिल थिंक कि माइनस होंगे या नहीं होंगे, और वापस आएंगे तो किन बुनियादों पे आएंगे? सज़ा तो अदालतों ने दी हुई है, तो फिर दोबारा से अदालतों को कुछ बीच में डाल के फैसले रिवर्स होंगे, क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि माइनस करना जो है, ना अदालत का जोर है और ना हुकूमत का जी जोर है और किसी ताकत का जोर है कि किसी को माइनस कर। माइनस तो अवाम ही करते हैं, सियासतदान को, और अवामी प्लस करते हैं। जी नंबर टू ये है कि इस वक्त की जो कैफियत है केसेस की, आपको मैं मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ, भुट्टो साहब की मिसाल देता हूँ कि जो उस जमाने में 77 में जो उन्होंने डायलॉग शुरू किया था और जिन लोगों को सामने बिठाया हुआ था, उनके ऊपर भैंस चोरी से लेके दहशतगर्दी से लेके बम बनाने तक सारे मुकदमे थे, कुछ के फैसले भी हुए थे। जी और जब डायलॉग शुरू हुए तो सब चीजों को रिविजिट करके उनको सामने ला के बिठा दिया गया, और वो बैठे और उन्होंने पॉजिटिवली, और वो भी नहीं, उनके और साथियों को भी छोड़ा गया। उसके ये सीबीएम हुई, एक अल्टीमेटली ताकतवर आदमी ने ये सीबीएम की, और उसके बाद जो है डायलॉग शुरू हो गया। जी इमरान खान के ऊपर क्या मुकदमा हो गया हुआ है, या उसकी पार्टी वालों पे क्या मुकदमा, 9 के जो मुकदमा थे 9 मई वाले, उसका तो हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया। मतलब 9 मई के मुकदमात में जो जुल्म किया था तोड़ फोड़ करने वालों ने, हमला करने वालों ने, उस जुल्म से बड़ा जुल्म जो था मुद्दई के खिलाफ, मुद्दई तो कौम थी पूरी, मुद्दई तो फौज थी, उनके खिलाफ हुकूमत ने कर दिया। जो मुकदमात उन्होंने बनाए हैं उनको अगर कोई चलाए किसी भी अदालत में तो 100 साल किसी को सजा नहीं होगी। 20-20 जगहों पे एक एक आदमी का नाम डाला हुआ है। ऐसी आपने कोई सुनी है इस्तगासा हुकूमत देखी है? जो इंग्लैंड में और अब अमेरिका में जो फैसले एक एक हफ्ते में होते थे और हुए, उनका उनका जुडिशियल सिस्टम हमारे से नरम नहीं है, ज्यादा सख्त है। जी ये जो इन्होंने सारी पूरी की पूरी 9 मई का केस अदालत में बर्बाद करके और तकरीरों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसको जिंदाबाद कर दिया कि जी दूसरे को जो मर्जी कह दो कि जी गद्दार है जी, फला है जी, फला है। तो इसलिए ये जो रवैया, दोनों तरफ के गैप्स हैं, ये हुकूमत के गैप्स हैं। तो अब इसके बाद जो आगे रास्ता बनेगा उसमें इन गैप्स से और इन जो ये जो स्टैंड्स हैं इनको एक साइड पे रखते हुए नया रास्ता अवॉल्व करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो है वो, आप जब उस नए रास्ते पे चलेंगे तो उसमें इम्कान पैदा होगा। एक दिन में कुछ नहीं होने लगा, एक टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि पीटीआई के अंदर खुद हुकूमत की वो थी, इन्फिल्ट्रेशन थी, और उनके अपने अंदर भी बहुत ही नेगेटिविटी थी कि उन्होंने, मैंने 100 दफा कहा है कि यार क्रिकेट खेल रहे हो तो सामने खिलाड़ी को बॉल मारो, तुम रेफरी को क्यों मारते हो? साइड पे खड़े हुए बेचारे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको क्यों मारते हो? भाई इस वक्त आपने अगर सियासत करनी है तो आप इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के वो इदारे, जो चंद इदारे ऐसे हैं जिन पे ये मुल्क चल रहा है आज,
हाँ, आज आज आपकी वो भी ट्रेड भी वही देख रहे हैं, आज आपकी सिक्योरिटी भी वही देख रही है, आप आपकी एक्सपोर्ट्स भी वही देख रहे हैं, आज आपकी आईएमएफ से भी वही डील कर रहे हैं, आप डिप्लोमेसी भी वही देख रहे हैं। तो जो कुछ भी है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है। गलत क्या है सही क्या है वो एक अलग डिस्कशन है। इवन राणा सनाउल्लाह साहब ने आगे कह दिया कि जी 5 लोग करें जी, उसमें उन्होंने चीफ का नाम भी दे दिया। मतलब ज्यादती है उनके साथ ये, जी फिर डीजीआर को आके क्लियर करना पड़ा। तो मेरा मतलब ये है कि पीटीआई को अपना और हुकूमत को, दोनों को पहला, जो कि मैं अगर इनसे बात करूंगा तो मैं इन्हें पहला ये डिमांड करूंगा, तुम दोनों जो है ले ऑफ आप छोड़ दें हमारे उन इदारों को जिनकी अगर कोई मुदाखलत रही भी है तो नहीं होनी चाहिए। चलो आइंदा के लिए आप इस चीज को भूल जाएं और आगे बढ़ें, और जी खाम खाका अपने इदारों को आप एक्यूज करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी सियासत से मुकाबला करें और उससे आगे बढ़ें। तो बिल्कुल। लिहाजा चीजें हैं, इन सारों के ऊपर हमें एक रूट बनाना पड़ेगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा। दुरानी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल करेंगे ईरान की सिचुएशन को। ईरान की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, बड़ी कशीदगी है। पूरे ख़त्े के अंदर तमाम ममालिक की नज़रें ईरान की सूरत हाल पर लगी हुई हैं। अमरीका के रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं। वो अपनी ऑप्शंस को भी देख रहा है, हमला करना है या हमला नहीं करना, और अगर हमला करना है तो उसने अचीव क्या करना है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें जॉइन किया है जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब ने। साबिक MI और ISI के चीफ़ रह चुके हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल जो बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, चेयरमैन हैं इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। जनरल साहब, ईरान की क्या सिचुएशन है, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा तो ख्याल है कि ईरान की पोजीशन के मुताबिक अटैक तो नहीं होना था। उसकी बड़ी खास वजूहत है कि क्यों अटैक नहीं होना था, क्योंकि पहले भी देख चुके हुए हैं कि ईरान आगे से किस तरह के जवाब देता है। बहुत अरसा पहले, अभी इनकी न्यूक्लियर डील ओबामा के ज़माने में नहीं हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी शोर मचाया था और ईरान डटा रहा, और कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि उन्होंने न्यूक्लियर डील कर ली। अभी इस वक्त अगर इन्होंने करना है तो उनकी वजूहत तो कहीं ढूंढ सकते हैं ना हम, कि इसराइल की वजह से, तो न्यूक्लियर की वजह से। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी जाहिर है कि वो हिट बैक करेगा, उसके पास मिसाइल्स हैं, और सबसे ज़्यादा टारगेट जो होगा अमेरिकन बेसिस होगी, इसराइल होगा, जिन्होंने 12 दिन, आपको याद है पिछले साल भी उन्होंने 12 दिन का वो एक नुस्खा चेक किया था जी। तो इस वजह से कोई भी या रीजन में, और खुद इसराइल नहीं चाहता कि ये करे, क्योंकि ये ना हो कि अटैक तो हो जाए लेकिन वो मिसाइल की उसमें आ जाए जद में। बाकी चीज़ों के अलावा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने जिसको टारगेट करते हैं वो आगे से कितना जवाब दे सकता है। और आपका ख्याल है कि अगर जवाब आपको अच्छा करारा मिलेगा तो आप शोर मचाएंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे, हर किस्म की चीज़ को, मीडिया को आप मोबिलाइज करेंगे और हर किस्म की खबरें आप डालेंगे, उनको खबर पर स्पिन देंगे, लेकिन अटैक तो नहीं करेंगे ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर जसपाल, आपका रुख करूंगा, ये फरमाइएगा कि सदर ट्रंप को उनके एडवाइज़र्स ने इसी किस्म की कुछ इंडिकेशन दी है कि अभी ख़त्े के अंदर उनके जो एसेट्स हैं वो राइटली प्लेस्ड नहीं हैं, और हमले की सूरत के अंदर शायद उनको वो अहदाफ जो उन्होंने सेट किए हैं रिजीम चेंज के, वो अचीव नहीं हो सकेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। देखिए, हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर किस तरह की सोसाइटी है और किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है। इसको हम हैट्रिकल कहते हैं, हायरार्किकल नहीं कहते। इसके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक या दो पर्सनैलिटीज़ को एलिमिनेट करने से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जिस तरह का हमने लीबिया में या बाकी ममालिक में देखा।
دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ آپ میزائل سے یا ایئر ریڈ سے رجیم چینج نہیں کر سکتے. یہ لوگ لیبیا کا اگزامپل دیتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ سچویشن تھی, ڈفرینٹ کائنڈ آف رجیم تھا, ون مین شو تھا. ایران میں وہ چیز نہیں ہے. جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا, ایرانی سوسائٹی جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, اور اس کے اندر اس رجیم کی ایک بہت ہی بڑی سپورٹ ہے. آج یہ درست ہے کہ سائیکولوجیکل وارفیئر اور اکنامک وارفیئر سے انہوں نے ایران کے اندر انتشار کافی پھیلا دیا ہے کامیابی سے, مگر وہ انتشار اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو باہر کی آپ ملٹری سپورٹ سے آپ کہیں کہ جی کہ رجیم چینج ہو جائے گا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اگر وہاں پہ کچھ بھی ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ امریکنز نے شو آف پاور کی جس وقت لاسٹ جون میں, تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نہ تو وہ ان کے کمپلیٹ نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ختم کر سکے, نہ ایرانی رجیم کو ختم کر سکے, سوائے کیاس کے کچھ نہیں تھا. اب تو جو عرب ممالک ہیں جو اس کے نیبرز ہیں وہ بھی امریکہ پہ بیک چینل اور ڈائریکٹ چینل سے پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن نہ کرے. تو میں بالکل جنرل صاحب کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ ایران کے اوپر پہلی تو بات یہ ہے کہ امریکن حملہ نہیں کریں گے رجیم چینج کی خاطر, اور دوسرا ان کا آبجیکٹو کیا ہے کہ ایران کے میزرز کو ختم کیا جائے. وہ اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کریں گے کیونکہ وہ اسرائیل کو تھریٹ پوز کرتا ہے. اس سے علاوہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اور سائیکولوجیکل اور اکنامک وارفیئر کنٹینیو کرے گا. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جسپال صاحب نے اشارہ کیا مسلم ممالک جس میں کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے, عمان ہے اور قطر ہے, بڑا انہوں نے رات دن ایک کر کے, بلکہ کل کی رات تو بڑا امریکہ کے ساتھ تھرو رہے یہ, اور صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اٹ ول ناٹ بی اے وار بٹوین ٹو کنٹریز, یہ اسپریڈ ہو جائے گی ریجن کے اندر. آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اس چیز سے, اور ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں ان ممالک کے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی بالکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ملک ہیں, وہاں پر بیسز بھی ہیں, ان کو ریجن میں جو ہلچل بچے گی. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان بیسز کو ایران نے جب اپنے, آپ کو سب کو پتا تو ہوگا کہ میسائل ٹیکنالوجی جو سی ہے ایران اس کے اندر بہت آگے جی, اور اتنا آگے ہے کہ اس نے وہ 10-12 دن میں بڑے میسائل مارے تھے اسرائیل کے اوپر. ان بیسس کے اوپر جب وہ اسرائیل کا اٹیک ہوگا, جب میسائلز کا اٹیک ہوگا, بیسس کو کتنا نقصان ہوگا. ان اپنے ملک کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس لیے ان کا تو انٹرسٹ ہے بالکل کہ نہ ہو. لیکن میں اصل میں جو پوائنٹ صحیح میں ڈرائیو ہوم کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا دفاع ٹھیک کر سکتے ہیں, اگر آپ کو اس سو کالڈ گیم آف چکن میں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, آپ ڈٹے رہتے ہیں, تو ہمیشہ کامیابی ہوگی. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ملک جو کہ اپنے ایک تو اپنا انٹرنل اس کا جو ہے وہ داخلہ وہ ٹھیک ہے, لوگ متحد ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس سے گھبراتا نہیں ہے کہ میں نے اگر کیا تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ کریں گے تو اس کا ان کے اوپر بھی مثال آئے گا, لیکن اگر اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ کافی امیونٹی لے سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اور یہ ایران کے بارے میں تو کئی دفعہ ہو چکا ہوا ہے, پہلی بار نہیں ہے. لیکن دھمکی دینا اور یہ دینا, یہ تو اپنا ایک خاص پالیسی کا, ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کریں, گرم کریں انوائرمنٹ کو, لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں کہ جی ہم بہت تھے, اور اس کے بعد ایک خاص موقع پر کہیں نہیں ہم نے اس کا سوچا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اور رک جاتے ہیں کیونکہ گلف والے کہہ رہے ہیں, اور کیا پتا ہے کہ یہ جو سا ہے, باقی انہوں نے کہا تو نہیں, لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس, ایران کے پاس کتنے زیادہ کارڈ اور بھی ہیں. ابھی تک انہوں نے اس کو کبھی پلے نہیں کیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں کیا کر سکتے ہیں. جی, اور دوسری بات یہ کہ اگر لوگوں کو تیل کی قیمتوں کا ہی اگر فکر ہو اور تیل کا فکر ہو تو یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر اس طرح کا کام ہوگا. تو کارڈ جو ہیں ایران کے پاس اچھے ہیں, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کھیل بھی سکتے ہیں. یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایسٹس تو ہو سکتے ہیں, بہت ہو گئے, نیوکلیر ایسٹ بھی ہو گئے, لیکن اگر ایک نظر آئے کہ جی آپ میں اتنا دمغم نہیں ہے وہ لال بٹن دبانے کا, تو پھر تو وہ اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں جسپال صاحب کہ یہ جو ایران کے اوپر حملے کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر اسرائیل کا انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اور ان کا بیلسٹک میسائل پروگرام ہے، امریکہ کا انٹرسٹ اکنامک ہے. یہ بات کافی دفعہ تواتر سے ہوتی رہتی ہے. یہ رجیم چینج ایک ایسی چیز ہے جس پہ شاید دونوں متفق ہوں گے ملک، لیکن ان کے ٹارگٹس ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہیں. تو امریکہ کتنی حد تک اسرائیل کی بات آپ کو لگتا ہے مانے گا، کیونکہ اس کا تیل کا انٹرسٹ ہے اور اس کے ظاہر ہے ریجن کے اندر اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اسرائیل کا. یہ کوئنسائڈ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح درست کہا کہ رجیم چینج دونوں کا کنسنسس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج ہو جائے گا تو ایران پھر وہی پالیسیز اڈاپٹ کرے گا جو پہلے ہوتی تھی 1979 سے. اسرائیل کو ایک سپیس ملے گی، ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام. اس وقت جو ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس کے میزائل پروگرام سے. اور یہاں یہ مت بھولے کہ ایران کے پاس 60% انرچ جو ہے کیپیبلٹی ہے یورینیم کی، اور ان کو 400 kg کا وہ یہ 60% رچ یورینیم بھی ہے. تو وہ اگر رجیم چینج ہو جائے گا تو یہ سارا ساؤتھ افریقہ کی طرح ریورس بیک اور آپ کہہ سکتے ہیں رول بیک ہوگا. یہ ان کا پرائمری فوکس ہے. مگر یہاں پہ ایک بہت بڑا کرائسس کا یہ المیہ ہے کہ جس سے پہلے جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس بہت سے کارڈز ہیں. ان کارڈز میں ایک یہ تھا کہ اگر آپ غور کریں، جس وقت امریکہ نے پچھلی دفعہ سٹرائک کیا تھا تو اس نے اپنی بیسس سے B-52 اڑائے اور ان کے ساتھ 125 ان کے فائٹر جیٹس نے اس کو اسکاٹ کیا، اور اپنے ریجن میں سے صرف ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز تھے ان کو انہوں نے لانچ کیا. کسی بھی سائٹ سے ان کے جو تھے، جس طرح کے وہاں پہ بیس ہے، قطر میں ہے، ترکی میں ہے، اور ادھر سے ان کے نہیں کی گئی تھی. اس دفعہ اگر وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ریجن سے وہ سٹرائک کریں گے تو ریجنل بیسز ان کی ولنریبل ہو جائے گی اور وہاں پہ سٹرائک کیا ایران کرے گا اور اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایون پہلے جنرل صاحب نے اس کا طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ جب 12 ڈیز کی وار جو تھی جون میں، اس میں جب ایرانیز نے میزلز فائر کیا، بہت سے میزلز نے جا کے وہاں پہ ہیوک کریٹ کر دیا اور اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ایکسیپٹ کر رہا تھا. اس کا سارا آئرن ڈوم فیل ہو گیا. لہٰذا اس سچویشن میں اس وقت اسرائیل یہ ضرور چاہے گا کہ انٹرنل اسٹیبلٹی اس کے میزل کو کنٹرول کیا جائے، مگر اسرائیل یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ انلیش ہو جائے. کیونکہ ایران تھنک ہائپوتھیٹیکلی، ایران کے اگر آپ خامنائی ہو 90 ایئرز اولڈ پلس، اگر اس کو آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پڑی ہے. اور پھر ٹھیک ہے، ایکسل ریزسٹنس جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں، سیریا میں، لیبنان میں، عراق میں بہت ویک ہو چکی ہے. مگر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک ملیٹنسی کا ایک دورہ شروع ہو جائے گا، اور اس ملیٹنسی میں آپ کو یہ آرک آف انسٹیبلٹی، اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ریجن میں جو آرک آف سیزیشنس موومنٹ چل رہی ہے جس کے اوپر عرب ممالک بہت پریشان ہیں، وہ ساری ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. تو ریجن جو ہے آلریڈی جس کو ہم کہتے ہیں پاؤڈر کیک پہ بیٹھ پڑا ہوا ہے، تو یہ پھٹ جائے گا. تو یہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا، انکلوڈنگ اسرائیل کی جو ہیجمنی کی جو ڈیزائر ہے. مگر اس طرح کی موومنٹ سے اس کا ابراہیم اکارڈ کا بھی کو بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی شیلف ہو جائے گا. اس لیے پورے ریجن میں کسی کی خواہش نہیں ہے کہ ایران کے اوپر ملٹری سٹرائک کی جائے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست رومر تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی تیسرے ملک نے میڈیشن کر کے بیک ڈور چینل سے ان کو ایگری کر لیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ اس ٹینشن کے ماحول میں حملہ نہیں کریں گے، مطلب فرسٹ سٹرائک کوئی بھی نہیں کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ یا یہ خبر کتنی درست ہے یا کتنی غلط ہے؟ دیکھیے، ریومرز پر بات کرنی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی، ہر قسم کی بات ہوتی ہے آج کل کے میڈیا میں، غلط آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس پر میں نہیں کر سکتا ہوں. جی، لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ جی کیا ممکن ہے کہ دونوں ملک آپس میں کسی بیک چینل پر بات کر سکتے ہیں یا انٹرمیڈ کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ مجھے جو تھوڑا بہت تجربہ ہے یہاں کی سیاست کا، اس میں کہوں گا کہ ہمیشہ بیک چینل چلتی ہے. جی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ملک دوسرے ملک سے بات نہیں کر رہا کسی نہ کسی طریقے سے، تھرڈ پارٹی سے ڈائریکٹلی یا یہ وہ تو کر رہے ہوں گے، میں نہیں جانتا ہوں. عقل مندی تو یہی ہے کہ کرے اور دیکھے کہ جی ہم نے اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے یہاں تک تو جانا ہے لیکن اس کے آگے نہیں جائیں گے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا. تو آپ بھی اپنا کریں جتنا آپ کو کرتا ہے، لیکن ہم بھی اپنا کرتے رہیں گے. لیکن وہ سٹیج بھی آئے گی کہ جب ہم نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کائنیٹک آپریشن کر جائے،
اور اس بارے میں ایک اور چیز جو کہ عام طور پر لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں کہ جس ملک کے پاس اگر شک بھی ہو کہ ان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے تو اس کا ڈیٹرنس ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کتنی ہے. اگر آپ اس کی 90% بھی برباد کر دیں نا مار کے، اور 10% بھی کافی ہے، ایک مثال چاہیے تل ابیب پر نیوکلیر اور بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزوں کو جو ہیں سب کچھ دیکھتے ہوئے میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا، برنکمین شپ جس کو کہتے ہیں، یا اس طرح کی تو ہو سکتی ہے نا آپ سائیکولوجیکل یا نفسیاتی جنگ، اور اس کے اندر آپ کئی چیزیں اور کئی اور ملک ہیں جو آپ کی طرف سے کھیلیں گے. جیسے برطانیہ کا تو پرانا یہ رول رہا ہے نا کہ امریکہ کے بہاف پر وہ کرتا رہتا ہے، لیکن وہاں تک نوبت نہیں آتی جو آپ کا خیال ہے کہ ہونے والی ہے. جی درست. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ چائنا کا ظاہر ہے ایک بڑا رول ہے خطے کے اندر بھی، اور چائنا کا بہت زیادہ انحصار ہے وینزویلین آئل کے اوپر اور ایرانین آئل کے اوپر، اور ظاہر ہے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ یہ پوری دنیا کا تقریباً سارا ہی میں تو کہوں گا 90% کے قریب تیل جو ہے انہی دو ممالک میں ہے، اور امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ تیل کے اوپر قبضہ کیا جائے. وینزویلا میں تو اس نے قبضہ کر لیا ہے. ایران کے ساتھ کافی ڈیمیج ہوا ہے، پہلے وینزویلا میں ڈیمیج ہوئے ہیں چائنیز انٹرسٹ، اور اب ایران کے معاملے میں بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ جو ٹیرف کے لیے عائد کرنے والی بات کی ہے 25% بڑھا کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا کیسے رسپونڈ کرے گا اور اس مشکل میں سے کیسے نکلے گا؟ کیا ظاہر ہے چائنیز اتنا اوپن اپ نہیں ہوتے اور ڈائریکٹ تھریٹ کرنا اور اس طرح ان کی شاید پالیسی نہیں ہے، لیکن بڑے ایڈمنٹ ہوتے ہیں اپنے گولز کو لے کے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو ایز فار ایز چائنا از کنسرنڈ؟ میں ایک منٹ پہلے لوں گا کہ بیک چینل ڈپلومیسی پہ ایرانینز جو ڈپلومیسی میں بہت شارپ ہے، بہت کلیئر ہے، اور یہ بیک چینل ڈپلومیسی ان کی ہمیشہ رہتی ہے. اور اس کی یہ پروون ہسٹری ہے کہ جب ایک طرف وہ ایکسز آف ایول اس کو کہہ رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی افغانستان پہ. تو اس لیے اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں. آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں جو ابھی آپ نے کہا. دیکھیں چائنا اور امریکہ میں فرق ہے. امریکہ ایک اسٹیبلش پاور ہے، چائنا ایک رائزنگ پاور ہے. امریکنز زیادہ بولتے ہیں، چائنیز کم بولتے ہیں. ان کی ڈپلومیسی کا اپنا سٹائل ہے اور امریکنز کا اپنا سٹائل ہے. اب اس کے اندر آپ نے درست کہا کہ چائنا کے انٹرسٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اس نے آئل ایمبارگو، آئل کنٹینمنٹ، آئل اس طرح کی پالیسیز امریکہ نے اڈاپٹ کرے گا تو نیچرلی ایک انرجی ہے، جس کے پاس انرجی ریسورسز ہوں گے، جس طرح چائنا کے پاس ریئر ارتھ مٹیریلز میں زیادہ ایڈوانٹیج ہے تو وہ کنٹری زیادہ شائن کرے گی یا انفلوئنس کر سکے گی. میرا نہیں خیال کہ چائنیز جو ہے اس طرح کے کانفلکٹ میں اوپنلی جمپ ان کریں گے. اور چائنیز کی کوئی، ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ چائنا کے یہ وینزویلا سے ان کے اوپر نیچرلی جو لیٹن امریکہ میں ان کے انٹرسٹ بڑھ رہے تھے تو امریکنز نے ہمیشہ لیٹن امریکہ اور ویسٹرن ہیمسفیئر کو آپ کہہ سکتے ہیں مونرو ڈاکٹرن جس کو 1823 سے لے کے اب تک انہوں نے ایکسرسائز کیا، وہاں پہ تو نظر آتا ہے مڈل ایسٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. چائنیز کا اس کے اندر بہت زیادہ رول ہے اور چائنیز میرا نہیں خیال کہ کانفلکٹ میں کودیں. ہاں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی وہ ایرانی سپورٹ کریں گے مگر پریکٹیکلی وہ اس کے اندر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ الائنسز پالیٹک یا ملٹری الائنسز میں اس وقت نہیں آ رہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 25% جب ٹیرفس لگائے جو کہ جو بھی ایران کے ساتھ ڈیل کرے گا اس کے وہ امریکن کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا تو اس کا چائنا کے اوپر امپیکٹ ہوگا. مگر چائنا کی جب ٹریڈ رکے گی تو امریکہ پہ بھی امپیکٹ ہوگا. تو یہ ایک 21st سینچری اس طرح نہیں ہے کہ آپ اکنامک کنٹینمنٹ کر دیتے ہیں کسی کنٹری کی تو وہ ڈوبنے لگے گی اور آپ خود بھی سفر کریں گے. تو امریکہ کا بھی اور امریکہ کے اندر بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ایران کے اوپر جو سینکشن اس طرح کے وہ نیو کنزرویٹو گروپ ہے اور ٹرمپ اس کو اتنا ریپرزینٹ نہیں کرتا. مگر امریکن فرسٹ جو ہے وہ لانگ وارز کو، لانگ کنٹینمنٹس کو، لانگ انسٹیبلٹیز کو بھی افورڈ نہیں کرتے اور خاص طور پہ امریکنز کی کریج اس وقت نہیں ہے ٹو سینڈ دی ٹروپس آن دی گراؤنڈ. تو لہٰذا چائنا بھی آرام سے بیٹھ کے بیجنگ سے آپریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور امریکہ بھی واشنگٹن سے آپریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. نیچرلی ایز آپ نے کہا کہ آئل کی کنٹینمنٹ چائنا کو ہرٹ کرے تو اس نے اس کے لیے آلریڈی اپنی مینجمنٹ کی ہوئی ہوگی. دونوں معزز مہمانوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.